अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हमारा कनाडा से नए आने वालों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि हम चार बंदों की फ़ैमिली हाल ही में यानी फरवरी 2023 में पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आए हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा। और आज की वीडियो इस बारे में है कि क्या होता है जब आप एयरपोर्ट पर अपने मुल्क से निकलते हैं और क्या होता है जब आप होस्ट कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ख़ास तौर पे जिन हवालों से मैं बात करूंगा वो है पैसे और लगेज एट्सट्रा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान से जब भी आप किसी बाहर के मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आप एक ख़ास हद से ऊपर पैसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। पाकिस्तान का लॉ आपको अलाउ नहीं करता। तो कहाँ कैसी क्या चेकिंग हुई, कम अज़ कम हमारे केस में अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करते हैं। और पैसे आप किस तरह से कनाडा ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और कनाडा में क्या चेकिंग होती है, गुड्स टू फॉलो लिस्ट क्या होती है और कनाडा में वो आपसे क्या पूछते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। ये वीडियो ख़ास तौर पर यूज़फुल होने वाली है उन फैमिलीज़ या इंडिविजुअल्स के लिए जो पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया भर से कहीं से भी कनाडा ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा या ऑन स्टूडेंट वीज़ा या ऑन वर्क वीज़ा आना चाहते हैं, क्योंकि लॉज सबके लिए सेम है। तो ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान इंडिया का नाम इस वजह से लिया बिकॉज़ मैं उर्दू में बात करता हूँ। उर्दू हिंदी मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग कनाडा आना चाहते हैं, तो वो भी इस कंटेंट से रिलेट कर पाएंगे। तो नाजरीन, आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि चार बंदों की फैमिली के लिए कनाडा की गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपने साथ 24,733 कनेडियन डॉलर्स का प्रूफ ऑफ फंड्स करने के काबिल होने चाहिए। यानी आपके पास उतने पैसे होने चाहिए या उतने पैसों तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए। 24,733 कनेडियन डॉलर्स पीकेआर में कितने बनते हैं, इसको ज़रब दे दीजिए आप 205 से। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा हो जाए क्योंकि रुपया मुसलसल गिरता चला जा रहा है डॉलर्स के मुकाबले में। इंडियन रुपी में भी कितना बनता है आप गूगल पर कन्वर्जन रेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये लगभग पाकिस्तानी 52 लाख रुपया बनता है, यानी 52 लाख रुपीज़। आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को ये शो करना होता है कि आपकी एक्सेस है इस मनी तक। अब वो ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे आप अपने साथ लाएं। एक्सेस का मतलब ये है कि आपके पास वो पैसे आपके मुल्क में भी रखे हो सकते हैं, लेकिन आप इस काबिल होने चाहिए कि किसी भी वक्त आप अगर यहाँ पर मंगवाना चाहते हैं तो अपने साथ मंगवा सकें या अपने बैंक में डिपॉजिट करवा सकें। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जब हम वहाँ से निकले तो ये रूल चल रहा था कि एक अडल्ट 5,000 यूएसडी से ऊपर अपने साथ लेकर नहीं जा सकता मुल्क से। 5,000 यूएसडी है तो कैनेडियन डॉलर्स लगभग कुछ 6, 6.5 या पौने 7 हज़ार बन जाते हैं बिकॉज कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा सस्ता है यूएसडी से। तो पर बंदा 5,000 यूएसडी या उसके इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी लेकर जा सकता है। अब हमारे चार बंदों की फैमिली है तो दो जो बच्चे हैं तो 18 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा होगा उसके 2,500 यूएसडी या उसके इक्विवेलेंट करेंसी आपको अपने मुल्क से लेकर जाना अलाउड होती है। तो हम चार बंदों का, जिसमें 2 अडल्ट और 2 बच्चे थे, टोटल 15,000 यूएसडी या उसके इक्विवेलेंट करेंसी हमें अलाउड था कि हम पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएं। तो उसी एहतियात के चलते हम लोगों ने उतना ही कैश अपने साथ कोशिश की कि उससे तजावुज़ हम बिल्कुल भी ना करें इन द फॉर्म ऑफ कैश जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी रूल तोड़ना नहीं चाहते थे। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था जो हम अपनी ज़िंदगी का लेना चाह रहे थे, तो हम बिल्कुल भी कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे किसी भी लेवल पर। तो ये आपने देख लेना है कि आपकी फैमिली साइज़ के मुताबिक आपको कितने पैसे लाने अलाउड होंगे। पैसे आप कैसे ला सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि कनाडा में पहले से आप ऑनलाइन बैंक खुलवा लें और पहले से डिपॉजिट करवा लें, या अपने साथ कैश लेके आ सकते हैं उस हद तक जितना आपका मुल्क लेकर जाना अलाउ करता है। उसके अलावा बैंक ड्राफ्ट या डिपॉजिट स्लिप बनवा कर ला सकते हैं अपने बैंक से, जो बड़ा सेफ रहता है क्योंकि आपको पैसों की हिफाजत नहीं करनी पड़ती। बैंक डिपॉजिट या ड्राफ्ट जब आपका पहुंच जाएंगे कनाडा में, यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, वहाँ पर डिपॉजिट करवा दें तो आपके कैनेडियन डॉलर्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। हालांकि उसमें कटौती ज़्यादा होती है क्योंकि इंटर बैंक कन्वर्जन रेट बड़ा ख़तरनाक किस्म का लगता है।
तो जितने पैसे आपके बनते हैं उससे कुछ कम ही आपके डिपॉजिट होंगे बिकॉज ऑफ द इंटर बैंक कन्वर्जन रेट। अगर आप कैश में अपने साथ ले आते हैं तो उसमें भी ये होता है कि डॉलर आपको अपने मुल्क से काफ़ी महंगा मिलता है। मतलब अगर आप गूगल कन्वर्जन रेट देखें तो मुमकिन है कि 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल हो 180 या 185 पाकिस्तानी रुपए के, लेकिन आप ओपन मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको 205 से कम का नहीं मिलेगा। ये रोज बरोज चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमने खरीदे उसमें मैक्सिमम लिमिट 205 तक पहुंच गई हुई थी, यानी 1 कैनेडियन डॉलर 205 रुपए का मिल रहा था। तो आपको गूगल रेट से काफ़ी महंगा ही लेना पड़ता है। और जब आप कैनेडियन डॉलर्स ले लें तो उनकी रसीदें अपने साथ ज़रूर संभाल कर रखें, क्योंकि वो रसीदें आपसे किसी भी लेवल पर कहीं भी मांगी जा सकती हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो पैसे आपने कहीं से चोरी नहीं किए। तो वो रसीदें आपने हरगिज़ नहीं ज़ाया करनी, वो इतनी ही ज़रूरी है जितने के आपके कैनेडियन डॉलर्स की करेंसी। अच्छा, तो अगर आप कैश अपने साथ ले आते हैं तो इवन दो आपको काफ़ी महंगा डॉलर मिलता है, लेकिन इंटर बैंक कन्वर्जन रेट की निस्बत फिर भी कुछ बचत हो जाती है और कोई चारा नहीं होता, कहीं ना कहीं से तो कटौती होगी ही। तो हमने ये कोशिश की कि मैक्सिमम जितना अपने साथ कैश लेकर आ सकते हैं कैश लेकर आए, और बाकी हम लोगों ने अपने बैंक स्टेटमेंट ही बनवा ली। मतलब वो अपने साथ नहीं लाए, लेकिन हम एनी टाइम उसको पाकिस्तान से कनाडा में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब एक सवाल ये रहता है कि चेकिंग हुई क्या? तो हमारे साथ कोई चेकिंग नहीं हुई पाकिस्तान में। वहाँ से निकलते वक्त हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आप अपने साथ कितने डॉलर्स लेकर जा रहे हैं। वो चेकिंग कर भी सकते हैं, ये बात बताने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप केयर फ्री हो जाएं और आप कितने भी अपने साथ ले आएँ। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमसे नहीं पूछा गया या हमसे चेकिंग नहीं हुई। और जब हम यहाँ पर मतलब कि पूरा प्रोसेस जो जर्नी थी इन टर्म्स ऑफ चेकिंग बहुत ही स्मूथ थी। हमारे बैग्स में से भी किसी ने हमारे कोई बैग नहीं खुलवाए, ना हैंड कैरी खुलवाए, ना हमारे जो बड़े लगेज बैग्स होते हैं, सूटकेसेस होते हैं, वो खुलवाए गए। और हर चीज़ स्कैन होती है, लेकिन कुछ भी खुलवाया नहीं गया और हमसे ये नहीं पूछा गया कि आप अपने साथ कितने रुपए लेके जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा था कि लेडीज़ सेक्शन में लेडीज़ के जूते तक उतरवाए जा रहे थे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ही। हिना के भी जूते भी उतरवाए गए, लेकिन उसके अलावा कुछ पूछगिछ नहीं हुई कोई उससे ज़्यादा, कोई मतलब कि कहीं पर भी हमें रोका नहीं गया। जब हम कनाडा पहुंच गए तो यहाँ पर भी हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। हमने खुद उसको डिक्लेयर किया कि हमारे पास कितने हैं, क्योंकि हम एक गुड्स टू फॉलो लिस्ट भी डिक्लेयर करना चाहते थे। उसका मकसद ये होता है कि बाद में हम मुल्क से यानी पाकिस्तान से या बाहर से कहीं से भी कनाडा अपने साथ कुछ भी मटेरियल चीज़ लेकर आते हैं तो उस पर फिर ड्यूटी चार्ज नहीं होती या टैक्स चार्ज नहीं होता, अगर आप पहले से उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेफ रहते हुए हमने तो साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास कितना पाकिस्तानी रुपए थे, कितने कैनेडियन डॉलर्स थे, कितने यूएसडी थे। हमने सब कुछ साफ साफ बता दिया उनको, और वो अच्छा ही रहता है। और अब गुड्स टू फॉलो लिस्ट की जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर आप ये प्लान करते हैं कि बाद में अपने मुल्क से आप फर्नीचर मंगवाएंगे, कारपेट्स मंगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर एंड कारपेट बहुत महंगा पड़ता है। हो सकता है आपका इरादा बने कि कल को आप इंडिया से या पाकिस्तान से बैक होम जो आपके पास फर्नीचर या कारपेट्स एक्सेट्रा है वो यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि इवन तो आपको कार्गो तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी और आपकी चीज़ें दोबारा से आपको खरीदने नहीं पड़ेंगी, क्योंकि घर में आपने पहले से खरीद रखी हैं। तो शिपिंग के थ्रू आती हैं चीज़ें, यहाँ पर सिस्टम है। मैं आपको किसी वीडियो में वो भी तसल्ली से बताऊंगा कि कैसे अपने मुल्क से आप कार्गो करवा सकते हैं चीज़ें। तो जो भी चीज़ें आप लाने का इरादा रखते हैं, पहले से एक गुड्स टू फॉलो लिस्ट बनाकर और अपने अंदाजे के मुताबिक कैनेडियन डॉलर्स में उनकी क्या वर्थ बनती है वो लिख दीजिए। तो एक सवाल ये रहता है, जैसे आपकी ज्वेलरी है तो वो तो प्राइस में चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, तो आप पहले से कैनेडियन डॉलर्स में उनकी वर्थ लिख देंगे तो मुमकिन है बाद में वो महंगी या सस्ती हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो उसका जवाब ये है कि ज्वेलरी की पिक्चर्स आपने अपने साथ बनाकर लानी है, या जो भी प्रेशियस ऑर्नामेंट्स आपके पास है उनकी पिक्चर्स लेकर आए। वो पिक्चर्स आपसे मांगते हैं, बाद में कभी भी आप अपने साथ लेकर आएंगे तो वो उन पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये वही ज्वेलरी है जो इस बंदे या बंदी ने पहले से डिक्लेयर कर रखी थी, तो उस पर आपको ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। तो क्योंकि ज्वेलरी की फॉर्म में ही रहेगी, इसलिए उसके कन्वर्जन रेट का कोई चक्कर ही नहीं है।
वो क्योंकि गुड्स टू फॉलो लिस्ट सिर्फ मटेरियल थिंग्स के बारे में है, उसमें कोई रुपए पैसे का अमल दखल नहीं है। रुपया या डॉलर आप कनाडा में जितना मर्जी लाएं, जब भी लाएं, उस पर आपको कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होती। चाहे आप ऑनलाइन कमा कर अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं या अपने मुल्क से ला रहे हैं, उस पर आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो कनाडा में भी हमसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया इस बारे में। हालांकि वो कर सकते थे कि आप प्रूफ ऑफ फंड्स शो करें, तो प्रूफ ऑफ फंड्स की मद में हम अपने साथ जो कैश लेकर गए थे उसकी सारी रसीदें हमने संभाल कर रखी हुई थी। पाकिस्तान में जो हमारा बैंक है उसमें जितना भी बैंक बैलेंस था उसकी बैंक स्टेटमेंट हम अपने साथ बनवा कर लेकर गए थे, तो यही हमारा प्रूफ ऑफ फंड्स था। लेकिन वो हमसे मांगा नहीं गया। हमने डिक्लेयर ज़रूर कर दिया लेकिन उसकी भी कोई प्रूफ हमसे मांगे नहीं गए। क्या फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 24,733 कनेडियन डॉलर्स हैं, तो किसी ने नहीं मेरे से कहा कि हमें दिखाओ या गिनवाओ वो, क्योंकि हम इसमें थे कि हो सकता है कोई वो तक पूछे। तो हमने तो सारी तैयारी कर रखी थी लेकिन कोई इतनी डिटेल्स में नहीं जाता। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा लोग भी होते हैं, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके जाएं और कहीं भी आपने झूठ नहीं बोलना, वरना अगर पकड़े गए तो बुरे फंस सकते हैं और आपकी सारी मेहनत रायगा जा सकती है। तो ऑनेस्टली सारी चीज़ें आपने सच सच करनी है। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो 24,733 कनेडियन डॉलर्स हैं, ये 4 बंदों की फैमिली जैसे हमारी फैमिली है इसको सफाइस भी करते हैं, या एक मुताद अंदाजे के मुताबिक मैं क्या कहना चाहूँगा कि क्या ये पैसे काफ़ी हैं? देखिए, साफ सी बात है, ये पैसे बड़े ही मिनिमम हैं। मैं नहीं समझता दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू शुड हैव। अगर आप कनाडा आ रहे हैं, ये पैसे हरगिज़ भी काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है आप जानते ही हैं। कनाडा में भी उसी हिसाब से चीज़ों की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अगर आप कोई भी एकोमोडेशन लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप बेसमेंट ही लेना चाहते हैं, कोई भी डिसेंट 2 बेड की बेसमेंट आपको आजकल, अब 2023 में आगे आगे जब इतने लोग मजीद भी कनाडा आ रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 2200 कनेडियन डॉलर से कम मिल जाए। बहुत सर्च करेंगे तो जाहिर है कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको कुछ कम में मिल भी सकती है, लेकिन अगर मार्केट एवरेज की बात की जाए तो 2 बेड की बेसमेंट आपको हरगिज 2200 कनेडियन डॉलर से कम में नहीं मिलेगी। और वो भी याद रखिए कि ऐन मुमकिन है या ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जो 2200 है, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल अदर बिल्स दैट यू हैव टू पे, जिसमें आपका हाइड्रो है, आपका गैस है, यानी बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, इनके आपको उनके अलावा पे करने पड़ेंगे। तो 2200 इज द बेयर मिनिमम। जो अगर आप 1 बेड बेसमेंट की बात करते हैं, वो भी आपको 2000 से कम मिलनी बहुत मुश्किल है अब, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिधर लोग आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे टोरंटो हो गया, वैनकूवर हो गया, ओंटारियो के जितने भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको इससे कम में बेसमेंट मिलनी अब बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप कैलगरी साइड पर जाते हैं, अल्बर्टा जाते हैं, एडमंटन जाते हैं, वहाँ पर अभी भी आपको सस्ते में या हाफ रेट पर समझ लेके मिल सकती है। तो अगर आपके पास पैसे बहुत कम है लेकिन कनाडा आना आपका ड्रीम है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो टू कैलगरी, अल्बर्टा और एडमंटन, क्योंकि वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं टोरंटो, वैनकूवर या ओंटारियो की निस्बत। या क्योंकि वो ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं होती, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, तो आपको सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के इतने ठंडे होते हैं, तो सोचिए कि कनाडा का जो इस तरह के इलाके हैं वो कितने ठंडे होंगे। वहाँ पर -40, -50 डिग्री तक भी टेम्परेचर गिर जाता है, तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सर्वाइव तो डेफिनेटली इंसान कर ही लेता है, बट डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल पेचीदा हो जाती है। इवन मैंने देखा है कि हम तो इधर ओंटारियो में आए हैं। ओंटारियो इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस, जो लोगों की मोस्ट प्रेफर्ड होती है जो कनाडा आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें इतनी सर्दी कि मैंने इतनी सर्दी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की जितनी मैंने गुज़िश्ता 10 दिन में किया। अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे मैं अभी तक खांस रहा हूँ, मेरा गला फुली रिकवर नहीं हुआ। तो उस पर भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि एक तो अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं तो आप कैलगरी, अल्बर्टा या एडमंटन के लिए एम करें, लेकिन अगर आपके पास ठीक ठीक पैसे हैं तो फिर आप आ सकते हैं ओंटारियो में। इधर आने का फ़ायदा ये है कि वेदर उसकी निस्बत ज़रा कम ठंडा है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जॉब्स वहाँ पर भी आपको बहुत मिल जाती है। जॉब्स पूरे कनाडा में ही बहुत हैं, क्योंकि उसकी एक बुनियादी रीज़न ये है। क्या वजह मैं कहता हूँ कि कनाडा में जॉब्स ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। कनाडा में सिस्टम्स अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत मजबूत है, कनाडा में कवायद व जवाबित बने हुए प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, और उनको सब लोग फॉलो करते हैं। नहीं करते तो उनको हैवी टैक्सेस एंड फाइन्स पे करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में कोई कुछ भी करता है, आमतौर पर यही देखा गया है
इसलिए पाकिस्तान में कोई निज़ाम ना होने की वजह से जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है, और बहुत से लोग खाली इस वजह से भी नौकरियां नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास कोई पावा नहीं होता, कोई रिसोर्स नहीं होती। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में एक तो सिस्टम्स बड़े मजबूत हैं, और कनाडा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरह की जॉब्स हैं, जिसकी वजह से मैं भी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह मुझे भी जल्द ही मिल जाएगी। और कनाडा में आपको एक बार जॉब मिल गई तो वो ऐसी जॉब नहीं होती जैसे पाकिस्तान की जॉब होती है कि 20-30 हज़ार की नौकरी मिल गई, बस मुश्किल आपका गुजारा पूरा होगा, इस तरह नहीं होता। कनाडा में अगर आपको एक बार जॉब मिल जाए तो बेयर मिनिमम वेज पर भी आप इजीली अपना रेंट पे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, मतलब कुछ बचेगा नहीं लेकिन मंथली एक्सपेंसेस आप इजीली कवर कर सकते हैं। और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, आपका अपना मुकद्दर और अपनी हिम्मत भी है कि आपको कैसी जॉब्स मिलती हैं। लेकिन बेयर मिनिमम के साथ भी ये फ़ायदा है कि अगर आपकी कोई बचत नहीं भी होती तब भी कनाडा में खाली वक्त गुजारने की वजह से जो आप 3 साल गुजार लेते हैं, फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, और फिर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, मुफ्त के पैसे आपको बच्चों की मद में मिलते हैं माहाना, आपका हेल्थ केयर एडवांटेज है, फ्री हेल्थ केयर है, स्कूलिंग बच्चों की फ्री है। तो ये सारे फैक्टर्स मेक इट वर्थ इट कि अगर आपकी कोई बचत नहीं भी हो रही फिर भी आप कनाडा में रहें। तो अच्छा, अब मैं आता हूँ इस तरफ कि क्या ये पैसे काफ़ी हैं जो 24,733 है? तो ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी तो बहुत गैबी मदद होगी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ गया जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की इन टर्म्स ऑफ कि हमें पहले से एकोमोडेशन भी ढूंढ दी, और उसमें कुछ ज़रूरी फर्नीचर भी रख दिया, ग्रोसरी भी रख दी, और हमें मार्केट ट्रिप्स पर भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत फ्यूलिंग की बचत होती है। वरना एक ऐसी फैमिली जिसका पहले से कनाडा में कोई भी ना हो और वो अगर कनाडा आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक फ़र्ज़ करें कि जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में बताया था कि जितने मेरे पैसे थे उसमें से 30% खर्च हो चुका हुआ है। तो अगर ये चीज़ें ना होती तो समझ लें कि कम से कम 45% खर्च हो गया होता, क्योंकि बहुत महंगी है यहाँ पर ऊबर। अगर बस में आप सफ़र करते हैं $3.5 किराया है, तो ऊबर आपको करीब 3 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पर भी आपने जाना है तो आपसे $35 ईजिली ले लेगी वन वे, और वापस आने का अगेन $35। तो आप सोचिए कि ऊबर में कितने पैसे फूकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर हमें फर्नीचर लेना होता, हमें तो यहाँ पर लगा लगाया बेड मिल गया और मैट्रेस मिल गया, वरना खाली बेड आपने ख़रीदना हो तो $500 तो कहीं नहीं गए, मैट्रेस आपने लेना है तो $250 कहीं नहीं गए, तो और छोटा सा सोफ़ा कम बेड लेना है तो $600-700 कहीं नहीं गए। तो अगर हमें जो बैठे बिठाए फर्नीचर अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया, अगर वो ना होता हमें खुद से ख़रीदना होता, क्योंकि बिल्कुल ही फर्श पर गुजारा नहीं होता, इंसान की कमर टूट जाती है, इंसान के जिस्म में दर्द होने लग पड़ता है। तो जिन आसाइशों के हम आदी हैं वो आपको कहीं ना कहीं कैसे भी करके अरेंज करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आप स्प्रिंग मैट्रेसेस पर सोते थे तो इधर आते साथ आपने चटाइयाँ डाली और उन पर आप सोने लग पड़े और आप यूज्ड टू भी हो गए, वरना लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। डेफिनेटली ह्यूमंस आर वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत से लोगों में वो सलाहियत होती भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम काफ़ी नरम मिजाज थे और अल्लाह ताला ने शक्कर खोरों को शक्कर दे ही दी, और आमतौर पर ऐसा देखने में आता ही है। तो हमें यहाँ पर लगे लगाए बेड्स मिल गए, जिसकी वजह से हमें बेड्स खरीदने नहीं पड़े और हमारे काफ़ी बचत होगी। मैं समझता हूँ कम से कम हमारी 1500 से 2000 कनेडियन डॉलर्स की तो बचत इस तरह से हो ही गई। देखिए, आगे जाकर लेने होंगे हमें अपनी मर्जी के, अपने पसंद के मुताबिक लेने हैं, तब जॉब होगी, कोई मसला नहीं है। ये जो शुरू के दिन है ना, इसमें एक एक डॉलर गिना हुआ होता है, और इसमें अगर आपको इस तरह के खर्चे करने पड़ जाए कि आपको फर्नीचर लेना है, तो एक तो आप नए नए आए होते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस किस्म का फर्नीचर आपके लिए सही है, तो आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा ये कि फिर भी आपको लेना ही पड़ता है, तो आपके ठीक ठाक पैसे उसमें चले जाते हैं। तो एक ऐसी फैमिली जो एक ऐसे अपार्टमेंट लेती है जिसमें पहले से फर्नीचर भी नहीं लगा हुआ, तो उसके 1500 से $2000 ईजिली खाली बेसिक फर्नीचर ही खरीदने में लग जाएंगे। उसके अलावा शुरू के ही 10 से 12 दिनों में ऊबर के जो एक्सपेंसेस हैं, अब ऊबर के क्यों एक्सपेंसेस हैं, क्यों आप घर में नहीं बैठे रह सकते? देखिए, आप कनाडा आए तो आप घर में बैठने नहीं आए, एक तो आपको जॉब सर्च करनी है, जॉब सर्च तो आप साइड पर ही रख दें। अभी शुरू के 10 दिनों की मैं बात करता हूँ। शुरू के 10 दिन में एक तो आपको जेट लैग होगा, आप थके हुए इतने होंगे कि एक हफ्ता आपकी दिन रात सीधे होते गुजर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में दिन होती है तो कनाडा में रात होती है, कनाडा में दिन होता है तो पाकिस्तान में रात होती है। तो वो दिमाग ही सीधा होते होते आपको 5-6 दिन तो ज़रूर लग ही जाएंगे। मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता था, लेकिन समझता था, लेकिन मुझे भी लग गए, अब जाके मैं सेट हुआ हूँ।
तो बाहर फिर भी आपको निकलना पड़ता है शुरू की बेसिक ग्रोसरी अरेंज करने के लिए। देखिए, आप अपने साथ बच्चे ला रहे हैं, उनका दूध लाना है, आपको उनके पैम्पर्स लेकर आने हैं, घर में चाय का साजो सामान रखना है, आपको रोटी के लिए आटा, बेलन, कोई प्लेट्स, कोई कप्स, कोई कटलरी, कोई आपको चावल लेकर आने हैं, बेसन लेकर आना है, मुर्गियाँ लेकर आनी है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको बाहर जाना ही पड़ता है। उसके अलावा आपको शुरू में आते साथ ही कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए भी आप जाएंगे और रजिस्टर्ड पोस्ट करने के लिए वहाँ पर भी आपको ऊबर करवानी है। ये मैं आपको इंतहाई ज़रूरी जगहों पर जाने का बता रहा हूँ। उसके अलावा आपको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाना है, जिसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो सर्विस कनाडा आपको जाना होगा, फिर आपको अपने हेल्थ कार्ड्स बनवाने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बनवाते तो कभी कोई भी बीमार होता है तो इंतहाई महंगा इलाज होगा अगर आपने हेल्थ कार्ड्स नहीं बनवाए हुए। तो आपको हेल्थ कार्ड्स बनवाने के लिए सर्विस ओंटारियो जाना पड़ेगा। तो आपको सर्विस कनाडा जाना है सिंस बनवाने, सर्विस ओंटारियो जाना है हेल्थ कार्ड्स बनवाने, आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स अप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड मेल करने के लिए निकलना है, आपको बुनियादी ग्रोसरी करने के लिए निकलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कब तक डिले करेंगे? अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो वो भी आपको अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा। और पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है G1 लाइसेंस के लिए, उसके बाद आपको G2 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको अपना बैंक खुलवाने के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए निकलना है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि पहले अपॉइंटमेंट्स देते हैं, तो पहला चक्कर तो आपका उसी में ज़ाया हो जाएगा। फिर आप अपॉइंटमेंट वाले डे पर जाएंगे और अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। उसके अलावा आपको अपनी सिम्स लेनी है। ये हिना मुझे सारी चीज़ें याद करवाती जा रही हैं, और हिना का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जैसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, वैसे हिना एज अ पाकिस्तानी मॉम, एज अ पाकिस्तानी वाइफ कनाडा में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं अपने चैनल पर, जो है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स, एंड स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखा कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती हैं। तो बैंक अकाउंट्स आपको खुलवाने हैं, आपको अपने सिम कार्ड्स लेने हैं, मोबाइल्स हो सकता है आपको लेने पड़े, सिम बनवाना है, हेल्थ कार्ड बनवाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, और ग्रोसरी करनी है, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आपको ऊबर करवानी ही पड़ती है, क्योंकि एज अ फैमिली वरना आप हर जगह इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते। बसेस भी हर जगह से नहीं गुजरती। लकीली हमारे घर के तो पास है, चलो हमारा गुजारा बसेस पर हो जाता है, सबका नहीं होता। तो ऊबर की मद में आपके शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। मतलब ये जितने आपको मैंने मिनिमम बाहर के टूर्स बताए हैं कि आपको लगाने पड़ेंगे, ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप ऊबर पर करते हैं तो समझ लीजिए कि वैसे तो डिपेंड करता है कि आपके घर से कितना दूर है डेस्टिनेशन, लेकिन जनरली ऑन एवरेज आपका अभी तक फर्स्ट 10 to 11 डेज में 400 से 500 कैनेडियन डॉलर तो ज़रूर ऊबर की मद में ही आपका निकल जाएगा, जिसकी हमारी बचत हो गई। तो हमें 400-500 नहीं, कम से कम 1500, बिकॉज आपका एक ट्रिप जो है वो $80 का पड़ता है, और ये आपने जो चीजें गिनवाई है कम से कम 10 to 12 विजिट्स। सही कह रही। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान बहुत ज्यादा खींचे ना, तब भी 700 कंफर्म होंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको निकलना ही पड़ता है। अभी तो बहुत सी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी निकलना ही पड़ता है। तो बहरहाल आपके मिनिमम 700 कैनेडियन डॉलर्स तो शुरू के 10 से 11 दिनों में ही खाली ऊबर की वजह से लग जाएंगे। लेकिन एलईडी हमने ली ना, सब लोग नहीं लेते लोग बेचारे बुनियादी गुजारा करते हैं। तो द थिंग इज के हमने तो खैर काफ़ी चीज़ें ले ली आते साथ। हमने एप्पल फ़ोन्स भी ले लिए, हमने एलईडी भी ले ली माशाल्लाह, हमने किचन की इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस, काफ़ी कुछ, क्योंकि हम माशाल्लाह जब थे पैसे तो हम क्यों फिर सहक सहक के करें। अल्लाह ताला भी फरमाता है जब है तो फिर खर्च करो। लेकिन यह है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओवर स्पेंड आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसमें चले गए तो इधर कोई भी हेल्प नहीं करता। सब लोग अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत मोहतात होकर चलना होता है, और डेफिनेटली अपनी जेब के मुताबिक हर इंसान अपने चादर के मुताबिक पाँव फैलाता है। हाँ, हमारे तो लैंडलॉर्ड ने काफ़ी चीज़ें हमें दे दी। फॉर एग्जांपल कारपेट भी दे दिया, बेंच भी दे दिया, काउच दे दिया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी की। और उसके अलावा जिस अकोमोडेशन में हम आए वहाँ पर एक से एक वधिया बढ़िया किस्म की होम अप्लाइंसेस लगी हुई थी। किचन हमारा इतना ज़बरदस्त है, फ्रिज माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, फ्रीज़र इतना ज़बरदस्त है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, उसके अलावा जो चूल्हा है वो भी इतना ज़बरदस्त है।
तो हमारी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी पहले से, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी बचत होगी। तो अगर आप कोई ऐसी अकोमोडेशन ढूंढते हैं जो जिसमें ये चीज़ें नहीं लगी हुई, हो सकता है आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाए, लेकिन ये चीज़ें लेने में आपको जितने पैसे लग जाएंगे वो आपका सारी कसर वहाँ से निकल जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इवन दो हमारी तो माशाल्लाह काफ़ी हिसाबों से बहुत हेल्प हो गई थी, स्टिल हमारे तकरीबन 30% ऑफ द मनी खर्च हो गई। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी ना होती तो हमारा इजीली 45 to 50% अभी तक पहले 10 दिन में ही लग गया होता। और आगे जाकर भी जो विदाउट एनी काइंड ऑफ अयाशी या आउटिंग या डाइनिंग आउट, खाली रेंट्स पे करने में और अपने मोबाइल बिल्स पे करने में और बुनियादी ग्रोसरी करने में आप जितना पैसा लेकर आते हैं ना, ये जो 24,733 है, दिस इज ओनली गुड फॉर 3 to 4 months एट मैक्स। उसके बाद आपको खुद कोई ना कोई तरीका करना ही है, कहीं ना कहीं से आपको पैसे कमाने की कोशिश करनी ही है। अब जॉब मार्केट की जहाँ तक बात है वो एक फिर सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी कुछ है बताने को, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, कैसे जॉब्स अप्लाई करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसे इतनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी कुछ हो जाएगा। वो सारा कुछ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। होपफुली आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी आज की वीडियो से, इस हवाले से कि चेकिंग कैसी होती है, कैसी नहीं होती, पैसे कैसे लेकर आने चाहिए, पैसे कितने लेकर आने चाहिए, वेदर वो काफ़ी होते हैं या नहीं होते, आपको ठीक ठाक अंदाज़ा हो गया होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप नए नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान से, सफ़र में ठंडी चीज़ें पीने से बिल्कुल परहेज़ करें। मेरा गला बहुत बुरी तरह से पकड़ा गया जब मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैंने जहाज़ में भी बहुत सारी ड्रिंक्स पी थी, जूसेस पिए थे। और ये मेरी मम्मा ने इनको कहा था, स्पेशली हम लोग सबको वार्न किया था कि ट्रैवलिंग में जूसेस मत पीना। हाँ, और मैं इनको बोल रही थी लेकिन मुझे था कि शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे गले का बहुत बुरा हशर हुआ। और बस कोशिश करें जब आप ट्रैवल करें अपने मुल्क से, एक तो ज़्यादा खाएं पिए नहीं, और दूसरा ये कि जितना मैक्सिमम हो सके हॉट ड्रिंक्स लेने की कोशिश करें। थर्मस में अपने साथ बेशक कावा बना कर ले आएँ, या जहाज़ में भी आप चाय कॉफ़ी वगैरह पिए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आते साथ ऐसी सर्दी आप एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आपने ज़िंदगी में नहीं की होगी अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान से। तो आपका गला पकड़ा जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो दिस इज़ द हेल्थ इश्यूज आर द लास्ट थिंग्स यू वांट टू डील विद जब आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है करने को इनिशियल आवर्स में, इनिशियल डेज में जब आप यहाँ पर लैंड करते हैं। तो अपने लिए बहुत एहतियात करें शुरू में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा कनाडा। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।